हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आ गई एक और नई वीडियो क्विक रिवीजन सीरीज़ की और ये है लेक्चर नंबर 3। और आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का उसका लास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे। तो रिलेटिवली अभी दो जो वीडियो मैंने बनाई है, मतलब इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 2 और ये लेक्चर नंबर 3, ये रिलेटिवली इस जो चैप्टर है इससे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंटेन करता है और चैप्टर में ज़्यादातर सवाल भी यहीं से आते हैं। फर्स्ट वीडियो में तो मैंने बेसिक्स ही कवर किए थे, ठीक है। तो ये जो इस वीडियो का बनाने के पीछे मकसद है वो है कि लास्ट जो टॉपिक है यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, वो इस वीडियो में मैं क्विकली रिवाइज करा दूंगा और अच्छे अच्छे कंसेप्ट बता दूंगा जिससे आप सवाल को इजीली लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है मोहित आशीर्वाद और आप अभी चैनल टेकी मोहित पर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम शुरुआत कहाँ से करने वाले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और गॉस लॉ क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली एक नई क्वांटिटी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नई टर्मिनोलॉजी आ चुकी है और उसमें हमें क्या क्या समझना होगा वो हम अभी इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो उसका जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, सबसे पहले वो जान लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है ये फाई, ठीक है। फाई जो आप सेट्स में यूज़ करते थे नल सेट्स के लिए, बस वही वाला फाई लिखना है और उसके नीचे यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट जो है वहाँ पर लिखना है आपको ई, ठीक है। यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है आपको ई। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल ऐसा होता है, यहाँ हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ई लिख रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है ये, ठीक है। ये समझ आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल। अभी जान लो। अब मैं बताने वाला हूँ एक एक करके क्या होता है। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर की बात करते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है, देखो सबसे जब आप प्राइमरी क्लासेस में एरिया के बारे में पढ़ते थे तो एरिया क्या होता था कि स्क्वायर का, चलो मान लो मैं एक फिगर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया एक स्क्वायर, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है इसका कुछ एरिया होगा। तो अगर इसकी साइड मान ले ए और इसकी भी साइड ये जो साइड है सारी इसकी बराबर होती है, तो ई अगर ए है तो ये भी ए वाली साइड होगी। तो ए और ए जो है इनका एरिया हम निकालते थे ए स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर का एरिया क्या होता था ए स्क्वायर। तो एक्चुअली ये ए स्क्वायर था क्या, ये क्रॉस प्रोडक्ट था कि डॉट प्रोडक्ट था। तो आज हमें पता चलेगा कि ये जो ए स्क्वायर है एक्चुअली में ये था एक क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ये थी एक वेक्टर क्वांटिटी। ये एरिया जो है ये थी एक एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी थी, क्योंकि इसमें से अगर कोई भी चीज़ पास की जाए तो वो एक अलग डायरेक्शन हमें देती थी और इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आज तक हमने इसे स्केलर के रूप में समझा था, बट अब हम इसे वेक्टर के रूप में समझने वाले हैं। तो चलो मैं आपको या कार्टेशियन प्लेन पर बताता हूँ कैसा वेक्टर फॉर्म है ये। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका मतलब कि ये जो ए है, मतलब इसके अंदर ये जो मैंने दो ए बनाए थे, इसको एक बार और बनाता हूँ फिगर को। ये देखो ये वाला ए और ये वाला ए, इन दोनों को क्रॉस किया जाए यानी कि ये एक दूसरे से, पहली बात तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वो तीसरी ही डायरेक्शन देगा हमें। और वो तीसरी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ए साइन थीटा से, ठीक है। ए इंटू ए साइन थीटा। आपको मालूम है, आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पर दिखा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दो चीज़ों का इंटू करते हैं और उसके आगे लिखते हैं उनके बीच के एंगल को साइन थीटा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट के लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट के लिए हम कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा का यूज़ होता है यानी कि एरिया एक वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पर एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे एक स्क्वायर लिया, एक्स एक्सिस से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो जब हम इस एरिया को लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी एक साइड है, ठीक है, ये भी साइड है ए। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा ए डॉट ए साइन और 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये देखो ये एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। ये देखो ये इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, यानी कोई भी दो ए साइड्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ साइन 90 का यूज़ करेंगे हम। और साइन 90 कितना होता है हमारा, साइन 90 होता है 1। तो यहाँ पर एक्चुअली ये ए स्क्वायर ही बनेगा, बट ये ए स्क्वायर जो हो गई ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इस पर कुछ डायरेक्शन आएगा। तो आप यहाँ पर दो तरह की डायरेक्शन ले सकते हैं। देखो एक तो ये कौन से प्लेन में लाया कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाया कर रहा है। तो एक्स वाई प्लेन में लाया कर रहा है, इसका मतलब कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका आंसर कहाँ आता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द फिगर। तो यानी कि अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाया कर रहा है तो ये तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन z एक्सिस के अलॉन्ग होगा या माइनस z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। यानी कि आपको अगर जिस डायरेक्शन में लेने में इजी पड़ रहा है, जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन कम आ रही है वो डायरेक्शन ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर के कैप भी ले सकते हैं। के कैप का नोटेशन है, के कैप आपको शो करता है डायरेक्शन इन z एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस के कैप भी ले सकते हैं, यानी माइनस z एक्सिस में जा रहा है। यानी कि आपको जिस डायरेक्शन में इजी पड़ रहा है उस डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर को ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आपको जिस डायरेक्शन में इजी पड़ रहा है उस डायरेक्शन में आपको बस कुछ नहीं करना है, इसका लिखना है एरिया और एरिया के बाद लगा देना है उस डायरेक्शन का नोटेशन, ठीक है, जो कि हमारा कैप में होता है। आई कैप किसके लिए होता है हमारा, आई कैप होता है हमारा एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। जे कैप होता है हमारा वाई एक्सिस के लिए। तो जेड के लिए कौन सा होता है, के कैप। तो के कैप भी ले सकते हैं, माइनस के कैप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है ये समझ आ गया। एरिया वेक्टर का अब यूज़ मैं बताऊंगा। देखो एरिया वेक्टर का यूज़ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो एक एरिया से पास कर रही है। क्या बताती है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सर्फेस, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सर्फेस। यहाँ पर लिख के दे देता हूँ मैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग
परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, ठीक है, टू अ प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस का मतलब क्या कि ये एक प्लेन में लाई कर रही होगी, कोई भी जो सरफेस है वो प्लेन में लाई कर रही होगी। तो जैसे मैंने वहाँ पर स्क्वायर का एग्जांपल दिया था, तो स्क्वायर कौन से प्लेन में था, XY प्लेन में था, यानी कि प्लेन सरफेस थी वहाँ पर, और उससे परपेंडिकुलर जो भी फील्ड लाइंस जा रही होगी, जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस प्लेन से परपेंडिकुलरली गुजर रही होगी, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन। तो चलो अब आते हैं फंडे पे। क्या होता है फंडा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिराइव कैसे किया गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिराइव कैसे किया गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक और चीज़ के प्रोपोर्शनल देखा गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है, क्योंकि देखो पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होता, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली रियली में एग्जिस्ट नहीं किया जाता है। बट हमें एक सरफेस के अंदर देखना होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। और अभी मैंने बताया एरिया एक वेक्टर होता है, तो यहाँ वेक्टर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, उसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है जिस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि है इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे मैटर करता है, मतलब कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए, ठीक है, मतलब ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं, ठीक है, ई ए, है ना। अब ई और ए के बीच में कौन सा प्रोडक्ट करेंगे हम जिससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्टेन हो, तो एक्चुअली यहाँ पे होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी यहाँ पर क्या लग जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, यानी कि कॉस थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है। तो मैं तीसरी जो चीज़ बता रहा था जिसपे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो इस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है और इन दोनों के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये इसके प्रोपोर्शनल तो आ गया, तो और अब हमने एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए कुछ और उसमें फाइंड हुआ कि इन दोनों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा भी देते हैं, तो भी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट बचता है उसकी वैल्यू आती है 1, यानी कि ये 1 जो है इनसे इंटू हो जाएगा, तो 1 से इंटू करेंगे तो एक्चुअली में यही वैल्यू हमें वापस से ऑब्टेन हो जाती है। तो क्या आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है एक्चुअली में, जो वैल्यू आती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आती है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। क्या आती है, ई ए कॉस थीटा, ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है। तो इसको याद कर लेना, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कहीं भी पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है। ये कैसे आई, देखो न्यूटन पर कूलम का आई की यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, और उससे इंटू कर दिया हमने इसका, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा तो यूनिट लेस है ना, कॉस थीटा क्या है, यूनिट लेस है, रेडियन या डिग्री में होगा कॉस थीटा, बट उसे यूनिट लेस ही हम मानते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट ये आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है। चलो अब नेक्स्ट थिंग पे बात करते हैं, तो कुछ चीज़ों में से हम फ्लक्स निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमें फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो उसमें से अब हम शुरू करते हैं उसका यूज़। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर गोला बना लेते हैं, यानी कि सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हमने बना लिया। अब इस सर्कल पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो मान लीजिए इसके अंदर एक चार्ज है प्लस क्यू, इस सर्कल के अंदर एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, तो हमें ये फाइंड करना है कि एक छोटे से एरिया में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, एक छोटे से एरिया में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा। तो ये छोटे से एरिया को हम मानते हैं डी ए के मान रहे हैं, ताकि हम इस पूरे जो स्फीयर दिया हुआ है हमें, जो सर्कल दिया हुआ है या स्फीयर, इसको स्फीयर मान लो, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर अगर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा तो ये जो पूरा स्फीयर दिया है इसके पूरे एरिया को ए मान लिया, जो कैपिटल ए होता है वो कंसिडर कर लिया। तो इसमें से छोटा सा एरिया हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डी है, ठीक है, छोटा सा डी है। तो अब ये प्लस क्यू जो चार्ज है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर बाहर की साइड, ठीक है, बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होने की प्लस क्यू की मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या बिहेवियर होते हैं। तो प्लस क्यू क्या करता है, हमेशा फील्ड लाइंस को बाहर निकालता है, तो यहाँ पर बाहर निकाल रहा होगा, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की साइड, ठीक है। तो ये डी एरिया में से भी पास हो रही होगी, छोटी सी डी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स जनरेट होगा, यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा D5, जो कि बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कितना दिया हमें, डी ए, ठीक है, और एंगल कितना है इनके बीच में। देखो अब मैं डी ए का मतलब समझाता हूँ। अब हमने लिया था यहाँ पर डी ए वेक्टर, क्यों लिया था, ए वेक्टर लेने के पीछे कारण था कि यहाँ पर ये जो ए है, अब हम क्या मान सकते हैं कि ये जो ए है इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है उसके, और ये ई है जो ई वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर या तो 180 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा, क्योंकि एरिया कैसा दिया हुआ, एरिया हमें कुछ इस साइड से दिया हुआ है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, तो या तो जो एरिया वेक्टर है वो हम इसी की डायरेक्शन में ले लें या फिर इसके उल्टी डायरेक्शन में ले लें, तो दोनों की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली में सेम ही आती है, क्योंकि यहाँ पर हम मॉड लगा लेते हैं।
ठीक है, 180 डिग्री लो या फिर 0 डिग्री लो। हालांकि हम 0 डिग्री कंसीडर करेंगे क्योंकि वाला केस आसान होता है। तो यहाँ पर EDA cos 0 डिग्री हो गया, ठीक है, EDA cos 0 की वैल्यू 1, तो यानी कि ये EDA के बराबर ही हो गया। तो d कितने के बराबर हो गया, EDA के बराबर, ठीक है, EDA के बराबर। अब क्या करना चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि इस पूरे स्फीयर की वजह से निकल जाए, इस पूरे स्फीयर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है वो निकल जाए इस क्यू चार्ज की वजह से। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस d को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया था इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर इधर d को इंटीग्रेट करते हैं और इधर भी इंटीग्रेट करते हैं EDA को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो d और d ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला के कितना हो जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स, ठीक है। और वो कितने के बराबर आएगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, एक है और सेंटर में रखा हुआ है। प्लस क्यू चार्ज एक ही और सेंटर में रखा हुआ है, तो सब दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी। तो सेम होगी यानी कि कांस्टेंट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इंटीग्रेशन के बाद, अंदर क्या बचा DA, ठीक है। तो DA ऐसे पूरे सारे DA जो है हमारे पूरे स्फीयर के जितने भी DA है उन सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा हमारे पास A, एक्चुअली में हमारे पास आ जाएगा पूरा एरिया A, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इस स्फीयर में से, ठीक है। ये जो स्फीयर हमने कंसीडर किया था जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा गया था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E.A, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, E.A, अब इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करके देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, KQ/R², ठीक है। और हमारे एरिया कितना आ जाएगा, ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है। तो यहाँ लिख लो 4πr², ओके। और ये वाला R और ये वाला R तो सेम ही है, तो यहाँ पर भी कैपिटल R ले लो। तो ये R² से ये R² हो गया कैंसिल। तो एक्चुअली क्या आया यहाँ पर एक्चुअली जो फॉर्मूला आया हमारा वो आया 4πQ अपॉन और यहाँ पर 4πε0, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया, ये जो K था हमारा, ये जो हमारा K यहाँ पर दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या आती है 4πε0। तो यहाँ पर 4πε0 लिख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4π R² से R² तो कैंसिल हो चुका, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे 4πε0, ठीक है। तो ये 4π से ये 4π भी कैंसिल हो गया, और एक्चुअली में क्या आ गई वैल्यू Q/ε0। और हमने ये क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर आ गया स्फीयर में से, वो आ गया Q/ε0 के। और एक्चुअली में यही गॉस लॉ है, ठीक है। तो ये गॉस लॉ का डेरिवेशन भी हो गया। एक्चुअली में गॉस लॉ का कोई डेरिवेशन है नहीं, गॉस लॉ यानी कि एक लॉ है, लॉ के कोई डेरिवेशंस नहीं होते। बट मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किस टाइप से एक गॉस लॉ का डेरिवेशन हम कर सकते हैं स्फीयर की वजह से, ठीक है। स्फीयर की वजह से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है हमारा Q/ε0 वाला, और यही फॉर्मूला है गॉस लॉ का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई स्फीयर की वजह से Q/ε0, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब गॉस लॉ पे मूव करते हैं। सबसे पहले इसके पहले एक और केस ले लेते हैं हम, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कोन और डिस्क। तो इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराने वाला हूँ, इसका जो डेरिवेशन है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़े टाइम में वो अपलोड हो जाएगा, और मेरे दूसरे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे बाकी डाइपोल वगैरह के सबके। तो ये वाला जो डेरिवेशन है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कोन और डिस्क, ठीक है। ये कोन है और ये तो डिस्क भी ले लो, चलो डिस्क ले लो। तो डिस्क की वजह से भी अगर यहाँ पर मान लो कोई चार्ज रख दें हम, यहाँ पर रख दें पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो उसकी वजह से भी उतना ही फ्लक्स जनरेट होगा जितना एक कोन की वजह से होगा। अगर कोन के यहाँ वर्टेक्स पर हम एक पॉइंट चार्ज रखेंगे तो उसकी वजह से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा जितना डिस्क के एक्सिस पे रखने से होगा। इसीलिए ये दोनों केस सेम होते हैं, और इनकी वजह से जो डेरिवेशन है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगा, और उसकी जो लिंक है वो थोड़े टाइम में आपको ऊपर आई बटन जो है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो अगर कोई एक डिस्क है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है Q/2ε0, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 - x अपॉन √R² प्लस x², ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत जगह अप्लाई होता है, इसलिए ये याद कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत जगह अप्लाई होता है इसलिए याद कर लेना। अच्छा, ये x² अपॉन √R², x अपॉन √R² प्लस x² क्या चीज़ है, ये है cos थीटा, ठीक है। ये जो मैंने ये वाली क्वांटिटी लिखी है एक्चुअली में cos थीटा होता है, और ये जो x है ये होता है बेस, और ये √R² प्लस x² ये होता है हाइपोटेनियस। तो ये आप डेरिवेशन देख लेना, उसमें समझ जाओगे, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या होती हैं। चलो तो हम अब एक्चुअली में गॉस लॉ का स्टेटमेंट अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ स्टेट करता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। क्या स्टेट कर रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एक क्लोज सरफेस में से निकलता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एक क्लोज सरफेस में से निकलता है। क्लोज सरफेस जैसे कि स्फीयर है, स्फीयर के अलावा हम अगर क्लोज सिलेंडर ले लें या फिर कोई भी क्लोज केस ले लें, ठीक है, एक कोई भी क्लोज सरफेस ले लें, तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो क्या होता है, वो होता है 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस टोटल सरफेस के अंदर जो भी चार्ज था, उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज था उसके 1/ε टाइम्स वो फ्लक्स जनरेट करता है, ठीक है। यही इसका स्टेटमेंट है। अच्छा, ये स्टेटमेंट से ज़्यादा समझ में आया होगा तो मैं आगे इसको और समझाता हूँ, ठीक है। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज्ड सरफेस में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, चार्ज अपॉन ε0 के बराबर, ठीक है। ये वही वाला जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया, वही वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है, कि जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा क्लोज सरफेस की वजह से Q/ε0 के बराबर। अच्छा, तो यानी कि ये जो Q/ε0 है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये Q/ε0 है, ये बराबर हो जाएगा EDA के, ठीक है, E × DA के, और EDA यानी कि cos थीटा ही हो गया वो, EDA cos थीटा,
ठीक है। और इसमें यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, यानी कि टोटल निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देते हैं। अगर यहाँ पर क्यू नेट ले लेते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ईडी है, यानी कि पूरे एरिया का इंटीग्रेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर हो जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा ये ईडी है कॉस थीटा आएगा इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और है ना यहाँ पर ये ऐसा सर्कल हम बना देते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। तो ये सर्कल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन कहाँ पर हो रहा है, क्लोज सरफेस पर, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ पर हो रहा है, क्लोज सरफेस पर, इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन पे इस टाइप से एक सर्कल बनाया जाता है। तो इतनी बातें समझ आ गई। तो यहाँ पर मैंने आपको गॉस लॉ स्टेट कर दिया, उसका जो मतलब था वो भी स्टेट कर दिया फॉर्मूलेस के फॉर्म में। तो बस अब हमें केस लेना शुरू करना है, एप्लीकेशन देखते हैं गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ कई जगह यूज़ होता है, जैसे अब मैं आपको कुछ केसेस देता हूँ। जैसे ये एक स्फीयर है, मान लो ये एक स्फीयर है, तो यहाँ पर अगर हमने रख दिया चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, तो कितना चार्ज यहाँ पर कितना फ्लक्स जनरेट होगा गॉस लॉ की मदद से निकालते हैं। चलो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई डी ए इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्यू कितना है, एक ही क्यू है, प्लस क्यू है, ठीक है, यानी क्यू के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इधर क्या हो जाएगा, ई डी है, तो ई कितना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है, ई हो जाएगी यहाँ पर के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये के क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है ना। और उसके अलावा इसका जो डी ए इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो इसका फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा, एक्चुअली में ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इसको जनरेट करके मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ये 4 पाई था, फिर ये के को ले जाएंगे तो यहाँ पर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही जनरेट होगा, यानी कि इसके अंदर से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो दूसरा केस देखते हैं, एक सिलेंडर का केस देखते हैं। तो सिलेंडर यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया मैंने। तो ये जो सिलेंडर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर इसके अंदर जो सेंटर है वहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो देखो चार्ज कैसे निकलेगा, यहाँ से 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 यहाँ से, मतलब सब दूर से इसके अंदर से चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। ये चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा सब दूर से। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें केस कैसे बनेगा, इसमें केस ऐसे बनेगा कि यहाँ पर देखो ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस जो है, ये जो परपेंडिकुलर वाली सरफेस है, ये क्या करेगी, यहाँ पर एरिया कैसा जाएगा, इस साइड, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे जनरेट होगी, इसी साइड जनरेट होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी ए के बीच में जो एंगल होगा वो तो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वजह से यहाँ पर जो ई डी ए मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो ई डी ए के बराबर ही आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसे 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 ऊपर हॉरिजॉन्टल यानी कि वर्टिकल यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रही होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बह रहा होगा। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो कैसा होगा, एरिया भी हम ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर निकल रही है, तो यहाँ पर भी इसी टाइप से होगा और यहाँ पर भी ईडी आ जाएगा, यानी कि हमें दोनों सरफेसेस पे ईडीए ही मिल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो ईडीए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ईडीए को इंटीग्रेट कर लेंगे क्लोज सरफेस के लिए, उसको लिख देंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लिया हमने, इक्वल्स टू ई कितना निकलेगा, इसमें से सब यूनिफॉर्म है तो ई बाहर आ जाएगा, डी ए इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब डी ए कितना होता है, एक सिलेंडर है उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर एल, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एल होता है, तो यहाँ पर डी ए जो है वो लिख लेंगे हम पाई आर स्क्वायर एल। एक्चुअली हम एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं वॉल्यूम बता रहा था आपको, एक्चुअली एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो जो सिलेंडर का एरिया होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। तो ये सिलेंडर का एरिया हो जाएगा, है ना। तो ये ई है और ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो अब इनको इक्वेट कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, ये एक्चुअली कैपिटल आर एल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, मैं अलग लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के को नहीं लिखते हैं, चलो क्यू लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख लिया हमने, ठीक है। एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे लिख लिया, यानी कि के लिख लिया, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। और सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एल, ठीक है। एल यानी कि एल जो थी वो हमारे सिलेंडर की लेंथ थी, है ना। तो यहाँ पर ये आर से ये आर स्क्वायर गया, ठीक है। और यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं, क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 1 इक्वल्स टू, और यहाँ बचा 2 पाई एल अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, ये वैल्यू बची। और ये 2 1 2 2 2 4 पाई से पाई आउट, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या आ गया हमारे पास, एल अपॉन 2 आर इक्वल्स टू 1, तो यानी कि एल इक्वल्स टू 2 आर आ गया। तो यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। ये वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक गॉस लॉ की मदद से, ये जो वैल्यू होगी ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। बट जो हमने वैल्यू निकाली वो एक्चुअली रॉन्ग होती है, ठीक है। जो वैल्यू निकाली हमने वो एक्चुअली रॉन्ग होती है। क्यों रॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने गॉस लॉ में क्या स्टेटमेंट पढ़ा था, गॉस लॉ में हमने पढ़ा था कि कोई भी क्लोज सरफेस हो उसमें से निकलने वाला जितना भी फ्लक्स होता है, उसमें से निकलने वाला जितना भी फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर हमें इस सिलेंडर में से यहाँ पर बीच में कोई भी एक चार्ज दे दिया क्यू, तो उसमें से कितना फ्लक्स जनरेट होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे कोई हमको कैलकुलेशन नहीं करनी है, जैसे हमने ये प्रीवियस में करी थी ना, यहाँ पर मैं भी 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया था। बट ये ऐसी कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू निकलती है हमारी वो आती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर किसी भी क्लोज सरफेस में। यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं आपको वो
फिगर की मदद से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो फिगर है यहाँ पर, इस फिगर में से ये क्या है, एक्चुअली तो एक क्लोज सरफेस है, और एक क्लोज सरफेस कभी भी आपको मिल जाए, अगर आपको एक क्यूब भी मिल जाए, अगर आपको एक इस टाइप से क्यूब भी मिल जाए, तो इस क्यूब के अंदर अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दे, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा इसकी वजह से कितनी फ्लक्स जनरेट होगी, इसकी वजह से फ्लक्स जो जनरेट होगी वो होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही इस क्लोज सिलेंडर में से भी फ्लक्स जनरेट होगी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर चलो मान लो क्यूबॉइड दे दे, एक क्यूबॉइड दे दिया, ये दे दिया क्यूबॉइड, ठीक है, यहाँ पर हमने अंदर रख दिया क्यू चार्ज, ठीक है, तो कितनी फ्लक्स जनरेट होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मानना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और जब भी आप जनरेट कर पाएंगे। अच्छा चलो हम दूसरा केस लेते हैं एक सेमी सिलेंडर का। तो यहाँ पर एक सेमी सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करता हूँ मैं, ये और यहाँ पर ओके। सो ये एक सिलेंडर जनरेट किया है मैंने, और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको हाफ कर देते हैं, यानी कि इसको बीच में से काट दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंटर था यहीं पर चार्ज क्यू रखा, एक मान लीजिए ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया क्यू। अब मैंने क्या किया, इसको हाफ में से काट दिया, यानी कि ये जो क्यू है ये अब सिर्फ कितना फ्लक्स जनरेट करेगा, सिर्फ ये जो नीचे वाला सिलेंडर है इसमें से ही फ्लक्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसमें से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, एक्चुअली में तो ये सब दूर करेगा, बट ये तो अब खाली हो गई ना, ये ऊपर की जगह जो है ये तो खाली हो गई, तो यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट करेगा उसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ इस सिलेंडर में से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसमें से कितना फ्लक्स जनरेट होगा, देखो पूरे सिलेंडर में से कितना हो रहा था हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आधे सिलेंडर में से कितना होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इस पूरे सिलेंडर में से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे में से कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये है फ्लक्स की कहानी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी, जो कि हम गॉस लॉ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस टाइप से एक फ्लक्स निकाला जाता है, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें कोई भी क्लोज सरफेस दे दी जाए और बता दें कि गॉस लॉ से इसका फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करो, इसको अगर हाफ कर दें या फिर ऐसे केसेस दे दें आपको, तो कोई भी क्लोज सरफेस दे दी ना अगर आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस क्लोज सरफेस में से निकलने वाले फ्लक्स को मान लेना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और बाकी की कहानी फिर बाद में करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करते हैं, मतलब गॉस लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो देखो गॉस लॉ आप कोई से भी फिगर में एप्लीकेबल कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर जब तक उसमें सिमेट्री नहीं होगी, वो फिगर में सिमेट्री नहीं होगी, वो गॉस लॉ जो है वो एक बहुत ही तगड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन दे देगा जो कि किसी से भी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, यानी कि वो आउट ऑफ द मतलब कोर्स हो जाएगा। ठीक है, कोर्स कह सकते हैं। तो आउट ऑफ द कोर्स वो चीज़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो गॉस लॉ है उसको एप्लीकेबल तो हर जगह, बट यूजफुल नहीं है। क्या नहीं है, यूजफुल नहीं है। एप्लीकेबल हर जगह है बट हर जगह यूजफुल नहीं है। यूजफुल वो किसी केसेस में ही होता है। तो चलो वो केसेस डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले हम ले रहे हैं केस एक ऐसे सिलेंडर का, हम ले रहे हैं केस एक ऐसे सिलेंडर का जिसके अंदर इनक्लोज है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, जिस पर बटा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिस पर बटा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और ये एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर जो है ये भी एक मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर ही है। ठीक है, तो इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर वही हमारा पहले वाला फंडा लगा लेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पर एक कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज और डी ए। ठीक है, बट उसकी जगह हम एक और चीज़ कर सकते हैं। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो हम क्या करते हैं, हम इसमें ये जो रॉड है इसकी वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये जो रॉड है इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसकी वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको ई मान लेंगे तो ये केस ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा देखो ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, तो ये किस टाइप से फ्लक्स जनरेट करेगी, ये ऐसे 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 इधर करेगी, ऐसे ऐसे इस टाइप से फ्लक्स जनरेट करेगी ना, और सब दूर ऐसा ही फ्लक्स जनरेट करेगी, भले ही कहीं भी चले जाओ आप। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फ्लक्स जनरेट करेगी। अच्छा अब इसमें टोटल फ्लक्स कैसे आएगा, इसमें टोटल फ्लक्स ऐसे आएगा कि देखो सबसे पहले तो ये रेडियस है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे बाहर निकल रहा है। तो अब क्या करते हैं अब ना, हम यहाँ पर φ1 और φ2 और φ3 निकालते हैं। मतलब ये जो सरफेस है इसको मानते हैं फर्स्ट, ये सरफेस को मानते हैं सेकंड, और ये सरफेस को मानते हैं थर्ड। ठीक है, तीनों सरफेसेस अलग अलग है ना, यहाँ पर एंगल्स चेंज हो जाते हैं, इसीलिए φ1 + φ2 + φ3, यानी कि नेट जो हमें फ्लक्स निकालना है, जो फ्लक्स हमारा नेट होगा वो क्या होगा, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स प्लस इस सरफेस से प्लस इस सरफेस से, तो हमें पूरे सिलेंडर से निकलने वाला फ्लक्स पता चल जाएगा। तो φ1 + φ2 + φ3 लिख दिया हमने, तो ये तीनों सरफेसेस से। चलो देख लेते हैं φ1 क्या होगा, ई डी ए cos थीटा क्या है यहाँ पर देखो, ये है ई। ठीक है, और डी ए कैसा होगा, डी ए यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, डी ए क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, डी ए आप इसी डायरेक्शन में नहीं ले सकते, डी ए को आपको ऐसा ही लेना पड़ेगा, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर ही आएगा। तो ये डी ए इसी डायरेक्शन में होगा, डी ए या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, यानी कि दोनों ही केसेस में ये डी ए जो है ये cos 90 बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, तो यानी कि ये जो फ्लक्स है ये तो हो गया कैंसिल, तो ये φ1 जो है ये हो गया कैंसिल और ये हो गया 0, और ऐसे ही φ3 जो है उसका भी सेम केस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 0। तो ये बचा क्या, हमारी जो नेट फ्लक्स निकलेगी वो आएगी φ2 की वजह से, यानी कि ये सरफेस में से जितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा बस वही हमारा नेट फ्लक्स होगा इस सिलेंडर में से। वो कितना आ रहा होगा, वो आ रहा होगा यहाँ पर ई डी ए cos 0। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो पूरी सरफेस की वजह से आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या आ जाएगा, ई ए, यहाँ पर इतना फ्लक्स आ जाएगा ई डॉट ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छा अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ई इंटू एरिया कितना था 2πr_l, कितना था 2πr_l, और यहाँ पर इक्वल्स टू क्या आ रहा था, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बस अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख लेते हैं कि कितनी आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे देखेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जो
हमारा जो मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसको लेमडा मान लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी ही लेते हैं हम यहाँ पर भी, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेमडा मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा E इंटू 2πRL था और ये इस टाइप से था, तो ये यानी कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। अच्छा, अब क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पर लिख देना चाहिए पाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 2πRL। अच्छा, ये पाई एल कहाँ से लाया मैं, ये जो Q इनसाइड है ये पाई एल के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो लेमडा है ये होता है Q अपॉन एल, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, पाई एल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पाई एल लिख दिया मैंने, ठीक है। और बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पाई लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे तो ये लिखनी है आपको वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करके, और बाकी अगर आपको सिर्फ फ्लक्स की वैल्यू पूछे तो आपको नेट फ्लक्स की वैल्यू बतानी, जो कि हो जाएगी E A, ठीक है, E इंटू ए, और ये कितना था यहाँ पर 2πRL, यानी सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया में से हमें उन दो डिस्क को माइनस कर देना है, तो कर्व सरफेस एरिया लेना है हमें, बस वही है ये वैल्यू। चलो नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, तो अब जो स्कूल्स में स्टैंडर्ड केसेस डिराइव होते हैं, जो स्टैंडर्ड केसेस होते हैं कि एक सिलेंडर की वजह से एक सिलेंडर पर अगर चार्ज है और वो बाहर बटा हुआ है पूरा, तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा, उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी और बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, तो वो मैं यहाँ पर डिराइव करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूलेस क्या होते हैं, देखो अगर किसी सिलेंडर को दिया हुआ है तो उसके सरफेस पर अगर चार्ज बटा हुआ है यूनिफॉर्मली, उसकी सरफेस पर बटा हुआ है, देखो चार तरह के सिलेंडर होते हैं, चार तरह के सिलेंडर होते हैं। पहले तो देखो दो सब टाइप होते हैं, एक तो हॉलो और एक भरे हुए, ठीक है, एक होता है हॉलो और एक होता है फिल्ड सिलेंडर, ठीक है, यानी कि एक सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। अच्छा, अब उसमें कौन कौन से केस आते हैं, एक आता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और एक आता है सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, और एक आता है हॉलो नॉन कंडक्टिंग और एक आता है हॉलो कंडक्टिंग। तो हमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को छोड़ के जितने भी हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को छोड़कर जितने भी केसेस है उनमें क्या करना है, जितना भी चार्ज होता है वो सब सरफेस पर लेना है, ठीक है, जितना भी चार्ज होता है उसे सरफेस पर लेना है, ये कर्व सरफेस जो है यहाँ पर टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल चार्ज है हमें कर्व सरफेस पर लेना है। तो अब इसके अंदर कितनी, अगर इसके अंदर किसी गॉसियन सरफेस को बना के और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली जाए तो वो कितनी आती है, 0। ये जो सिलेंडर के अंदर फ्लक्स होता है वो आता है 0, और सिलेंडर के बाहर कितना फ्लक्स आता है, वो आता है E इक्वल्स टू सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो ये जो R, ये नीचे वाला जो R है, ये R क्या है, इसकी रेडियस, ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस, ये छोटा R होता है और ये बड़ा R क्या होता है, ये बड़ा R होता है एक्चुअली में, ये जो बड़ा R होता है ये होता है हमारे बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस, ठीक है। ये जो बाहर वाला सिलेंडर है इसकी रेडियस जो एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पर जो बाहर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या होती है, स्मॉल r, और अंदर वाले सिलेंडर यानी कि जो रियल सिलेंडर है उसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल R, ठीक है। ये इन दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो अगर यहाँ पर हम कैपिटल R ले रहे हैं, मतलब कौन सा सिलेंडर ले रहे हैं, जो कि अंदर एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली एग्जिस्टिंग सिलेंडर, और ये जो छोटा वाला R ले रहे हैं ये क्या है, गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर है। तो आप ये जो सिग्मा है, अच्छा ये सिग्मा क्या होता है, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद क्या होता है हमारा, एरियल चार्ज डेंसिटी, क्या होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी। देखो तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज होती हैं, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि एक लाइन पर कितना चार्ज बटा है कितनी लेंथ में, ठीक है। एरियल चार्ज डेंसिटी होती है कि एक एरिया में कितना चार्ज बटा है पर एरिया, मतलब जो एरियल चार्ज डेंसिटी है जो सिग्मा है ये होता है A अपॉन Q अपॉन A के बराबर, ठीक है, ये होता है Q अपॉन A के बराबर, मतलब एक एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज बटा हुआ है ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये होती है एरियल चार्ज डेंसिटी। और उसके बाद एक और आती है जो होती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, उसको ऐसे लिखते हैं, ये रो का साइन लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। और लैम्डा में बताया था कि ये क्या होता है, Q अपॉन L, यानी कि एक लाइन पर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो ये सिग्मा क्या सिग्निफाई कर रहा है, एरियल चार्ज डेंसिटी को, एप्सिलॉन नॉट जानते हैं परमिटिविटी, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। अच्छा, आउटसाइड वाला केस, इनसाइड वाला केस दोनों डिस्कस कर लिया। उसके बाद प्लेन शीट ऑफ चार्ज आता है और स्फीयर का केस भी आता है, बट स्फीयर शायद हमारे CBSE में इस साल हटा दिया गया, तो स्फीयर वाला हम डिस्कस नहीं करते, हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। तो अगर एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले ली जाए, एक ऐसी शीट ले ली जाए, देखो मैं यहाँ पर बना कर होता था, ऐसी एक शीट ले ली जाए, ठीक है, इसे 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो, मतलब ये ऐसे एक्चुअली में ये ऐसे अंदर जा रही है, ठीक है। तो इसको 3D में इमेजिन करोगे तो ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज यानी कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो लीनियरली बटा हुआ है, हर जगह सेम बटा हुआ है, हर जगह सेम एरियली बटा हुआ है, मतलब हर एरिया पर अगर आप कोई भी छोटा सा एरिया काट लो डी है तो उस पर जितना भी चार्ज निकलेगा वो अदर DS के बराबर ही निकलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जनरेट होता है वो गॉस लॉ से हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो तो वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी इसका जो डेरिवेशन है और वो जो है वो आपकी क्लास में डिस्कस हो गया होगा, तो आई थिंक आपको आपकी क्लास के नोट्स रिवाइज करने चाहिए इस टाइम, ठीक है। उसकी वजह से ही आपको ये जो इसका डेरिवेशन है वो समझ पाओगे, मैं यहाँ पर डेरिवेशन इसका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप से यहाँ पर सिलेंडर बनता है, ये वाला केस देख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, डेरिवेशन देख लेना। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बटा हुआ था लीनियरली, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हर जगह लीनियरली बटा हुआ है। तो इसकी वजह से फॉर्मूला क्या आता है, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये केस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर जगह क्वेश्चंस में यूज़ हो जाता है, इसलिए ये याद कर लेना। सिग्मा क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना।
तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। चलो अब इसके पहले कि हम इस चैप्टर को खत्म करें, मैं आपको कुछ टिप्स दे देना चाहता हूँ। उसके अलावा कुछ मटेरियल और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी, तो इस फोटो का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, ये देखो ये सारे फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो और इसके अगले चैप्टर के भी फॉर्मूले यहाँ पर दिखे, मतलब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होते हैं उसके सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे इस शीट में। तो ये जो सारे फॉर्मूले ये यूज़ होने वाले हैं कहीं ना कहीं पर, तो इसलिए इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो और हो सके तो इसे लिख लेना कहीं पर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको इसको रीड करने में, राइट करने में और रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको लिख लिख के रिवाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्या ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट थिंग की तरफ मूव करते हैं। तो आज का ये जो चैप्टर है ये एंड हो चुका है, और अब इस चैप्टर के बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले सीरीज़ में, यानी कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन में, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इन 3 हैशटैग्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया इन तीनों में से कोई काम कर देना, ताकि आपका सपोर्ट मुझे निरंतर मिलता रहे। और चलिए और क्या बात करें, तो चलिए स्टे ट्यून अगली वीडियो तक। बी हैप्पी एंड थैंक यू।